दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस विथ यशवंत साथ। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की इतिहास के कुछ चैप्टर, जिसमें पिछले कुछ वीडियो में हमने पहला पार्ट और दूसरे पार्ट के कुछ वीडियो देख लिए थे। जो दूसरा पार्ट अपना चल रहा था, उस पार्ट के जो बिंदु हैं फिर से सरसरी निगाह से देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य, फिर गुप्त साम्राज्य, उसके बाद गुप्त साम्राज्य का आर्थिक स्थिति, कला, साहित्य, विज्ञान, फिर हर्षकालीन भारत, और उसके बाद चोल प्रशासन, कला एवं साहित्य, फिर कल्हण की राज तरंगिणी और कश्मीर का इतिहास, और विजयनगर साम्राज्य का उदय, कला एवं साहित्य का विकास। ये अपने जो दूसरा चैप्टर है उसके मुख्य पॉइंट है, जिसमें से अभी तक ये कुल 5 जो वीडियोस हैं वो हमने देख लिए हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो बताते हैं कल्हण की राज तरंगिणी और कश्मीर का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्हण की राज तरंगिणी और कश्मीर का इतिहास। कश्मीर के लोहार वंश के शासक हर्षदेव, जो 1068 से 1101 ईस्वी तक जिनका शासनकाल रहा, इनके जो महामात्य थे, जो हर्षदेव थे शासक लोहार वंश के, उनके महामात्य चंपक के पुत्र और संगीत मर्मज्ञ कनक के अग्रज, बड़े भाई कनक के, वो थे कल्हण। पहले इन कल्हण का परिचय, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिनकी राज तरंगिणी के बारे में पढ़ेंगे। तो वो जो एक राजा थे, हर्षदेव राजा लोहार वंश के, उनके महामात्य चंपक के पुत्र थे कल्हण, और ये भाई थे उनके कनक। कनक और कल्हण दोनों भाई थे। तो चंपक के पुत्र थे, और चंपक कौन थे? जो शासक हर्षदेव थे उनके महामात्य थे। राज तरंगिणी की रचना लोहार वंश के अंतिम शासक जयसिंह के समय हुई थी, और वो 1147 से 1149 ईस्वी के बीच हुई थी। इन 2 सालों के अंतर्गत जयसिंह का जो शासनकाल रहा, उस समय राज तरंगिणी की रचना हुई थी। भारतीय इतिहास लेखन में कल्हण की राज तरंगिणी पहली प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है। ये आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैसे कई सारी किताबें हैं जो भारतीय इतिहास लेखन में काम आती हैं, जैसे हमने पिछले पाठों में भी देखा था, और हम अभी पढ़ भी रहे हैं और आगे भी पढ़ेंगे कि ये इतिहास का ये बात यहाँ से ली गई, ये अभिलेख से लिया गया, या ये इस ग्रंथ से लिया गया। परंतु प्रामाणिक पुस्तक अगर किसी को माना जाता है तो वो कल्हण की राज तरंगिणी है। इसमें महाभारत काल से लेकर के तत्कालीन समय तक के कश्मीर का इतिहास है। महाभारत काल यानी हम जो जनपद पढ़े थे, 16 महाजनपद पढ़े थे वो पहले पाठ में, तो उस जनपद काल से लेकर के तत्कालीन यानी 1147 से 1149 ईस्वी तक का कश्मीर का इतिहास इस राज तरंगिणी में है। राज तरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी। राज प्लस तरंगिणी, राजाओं की नदी, अर्थात राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह, किस तरह से राजाओं का समय प्रवाह चला, किस तरह से उनका इतिहास हुआ, उसी का अर्थ होता है राज तरंगिणी, जो कि कल्हण ने लिखी थी, और जो महामात्य चंपक के पुत्र थे और कनक के भाई थे। और महामात्य चंपक हर्षदेव के शासनकाल में थे, जो लोहार वंश के शासक थे। 1068 से 1101 ईस्वी के बीच में ये हर्षदेव के जो महामात्य थे चंपक, उनके पुत्र थे कल्हण। तो कल्हण ने लिखी थी राज तरंगिणी, कल्हण तरंगिणी। ओके, इसमें 8 तरंग हैं और संस्कृत में कुल 7826 श्लोक हैं। ये जो कल्हण की राज तरंगिणी है उसमें 8 तरंग हैं और कुल श्लोक हैं 7826, जो संस्कृत में लिखी हुई है। प्रथम 3 तरंगों में कश्मीर के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। जो 8 तरंग हैं, उन 8 तरंगों को अगर डिवाइड करें तो पहले के जो 3 तरंग हैं उसमें प्राचीन इतिहास, कश्मीर का जो प्राचीन इतिहास है उसकी जानकारी मिलती है। प्रथम तरंग के अनुसार सबसे पहले कश्मीर में पांडवों के सबसे छोटे भाई सहदेव ने स्थापना की, और कश्मीर में वैदिक धर्म का ही प्रचलन था उस समय। ये जो प्रथम तरंग है उसमें लिखा गया है कि जो 5 पांडव थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये जो 5 भाई थे, उन 5 भाइयों में से जो सबसे छोटा था सहदेव, उस सहदेव ने कश्मीर की स्थापना की थी, ऐसा प्रथम तरंग में लिखा हुआ है। और उस समय वैदिक धर्म का प्रचलन था। फिर 273 ईसा पूर्व कश्मीर में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ। फिर 273 ईसा पूर्व में कश्मीर में बौद्ध धर्म आया, और वो बौद्ध धर्म तो पूरे विश्व भर में फैला था। तो भारत का जो कश्मीर का भाग है वो भी कैसे अछूता रहता उस समय। चौथे तरंग से लेकर के छठे तरंग में कारकोट और उत्पल वंश के इतिहास का वर्णन है।
1 से 3 तो कश्मीर का प्राचीन इतिहास है, और फिर चौथे से छठा जो तरंग है उसमें कारकोट और उत्पल वंश के इतिहास का वर्णन है, जो उनके पहले जो लोहार वंश था उनके पहले हुए होंगे। 7वें और 8वें तरंग में लोहार वंश के इतिहास का उल्लेख है। 7वें 8वें में लोहार वंश है, तो कुल जो 8 तरंग है उसमें पहले के 3 तो प्राचीन कश्मीर वन मान लेते हैं, फिर 4 से 6 कारकोट और उत्पल वंश, और 7 और 8 लोहार वंश का इतिहास। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको डिवाइड करके याद रखना होगा कि राज तरंगिणी में प्रथम तरंग में क्या है, द्वितीय तरंग में क्या है। ये जो 8 तरंग है, उन 8 तरंगों का अलग अलग जो भी अपन ने पढ़ा उसको याद रखना है अपन को। कल्हण ने पक्षपात रहित राजाओं के गुण और दोषों का उल्लेख किया है। जो कल्हण ने जो लिखा है अपनी राज तरंगिणी पुस्तक, उसमें पक्षपात नहीं किया है। अमूमन होता ये है कि जिस राजा का शासनकाल होता है उस समय अगर कोई लिखने बैठता है तो उस राजा की तारीफ ही करता है, परंतु कल्हण ने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। सभी राजाओं के गुण भी लिखे हैं और दोष भी लिखे हैं, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिसमें कोई दोष नहीं होते, और ऐसा कोई दूसरा ऐसा भी नहीं होता जिसमें कोई गुण नहीं होते। सभी में गुण और दोष होते ही हैं। तो कल्हण ने ये पक्षपात रहित काम किया, सभी के गुण और दोषों को लिखा है। कल्हण ने संस्कृत में यह काव्य लिखा है, राज तरंगिणी है वो संस्कृत में लिखी हुई है। स्वयं कल्हण ने राज तरंगिणी में कहा है कि एक सच्चे इतिहास लेखक की वाणी को न्यायाधीश के समान होना चाहिए। कल्हण ने लिखा है राज तरंगिणी में कि अगर कोई इतिहास का लेखन करता है तो उसकी वाणी या उसकी कलम में न्यायाधीश के समान, न्यायाधीश जो कोर्ट का जज होता है उसके समान राग द्वेष विनिर्मुक्त होना चाहिए। किसी से प्रेम नहीं, किसी से घृणा नहीं, मतलब उसके सामने सभी बराबर एक जैसे होने चाहिए। राग द्वेष से विनिर्मुक्त होना चाहिए, तभी उसकी प्रशंसा हो सकती है। और इसीलिए कहीं ना कहीं हमने जो एक बात पढ़ी थी कि इतिहास लेखन में राज तरंगिणी को प्रामाणिक ग्रंथ माना गया, क्योंकि यहाँ पर किसी की चाटुकारिता या चापलूसी नहीं की गई है। जो जैसा है वैसे उसके गुण और दोष बताए हैं कल्हण ने। हर्ष की मृत्यु के पश्चात गृह युद्ध और संघर्ष के योग और अनिश्चय और अव्यवस्था का वातावरण था, जब कल्हण को इतिहास लिखने की प्रेरणा मिली। जब हर्ष की मृत्यु हो गई, ये हमने हर्षकालीन जो शासन था उसमें पढ़ा था, तो उस समय गृह युद्ध की स्थिति हो गई, संघर्ष के योग बने, अनिश्चय और अव्यवस्था का वातावरण बना। तब कल्हण को लगा कि इतिहास लिख देना चाहिए, और ये बहुत अच्छा हुआ लिख दिया, वरना हम भी इससे अछूते रह जाते। इतिहास से सीख या सबक लेने के लिए उन्हें स्थितियों और घटनाओं का विश्लेषण करना पड़ा, जो इसे विशिष्ट बना देता है। अब जो घटनाएं होती हैं उन या जो स्थितियां बनती हैं उस समय, तो उसका विश्लेषण भी ज़रूरी होता है। हम लोग को क्या होता है, जैसे कोई घटना घटी तो हम उस घटना को एज इट इज़ मान लेते हैं, पर वो घटना क्यों घटी, उसके पीछे क्या कारण रहे होंगे, वो उस घटना की मूल में होते हैं। केवल घटना को देख लेना कि ये ऐसा हुआ, जैसे नॉर्मली कोई बच्चा होमवर्क करके नहीं लाता है तो इसका मतलब या उसके घर में कोई तकलीफ़ होगी या कुछ दूसरे कारण हो सकते हैं, पेन नहीं होगा कल, या अन्य कोई कारण हो सकते हैं। अगर इन घटनाओं को और विश्लेषण करें तो फिर हम उसकी जो जड़ है, समस्या की जड़, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो कल्हण ने यही किया, जो भी घटनाएं घटी उस समय उन सब का विश्लेषण किया, और वो विश्लेषण उसमें लिखा है जो इस तरंग राज तरंगिणी को विशिष्ट बना देता है। कल्हण को राज्य की तरफ से कोई विशेष सहायता नहीं मिली, यही वजह है कि उनकी रचना अन्य प्रशस्तिपरक कृतियों से ऊपर उठ सकी। जो अन्य प्रशंसा वाली जो बातें थी या अन्य जो प्रशंसा वाली किताबें थी, उनसे ऊपर ये कल्हण की राज तरंगिणी है, और जिसका मूल कारण वही जो पक्षपात रहित इन्होंने लिखा है। कल्हण ने इतिहास लेखन में जांच पड़ताल में 11 विद्वानों का भी उल्लेख किया है, जिनके द्वारा राजाओं की काल क्रमानुसार सूची दी गई। कल्हण ने ऐसा नहीं कि मैंने ही लिखा है और मैंने ही सब जानता हूँ, ऐसा नहीं। उन्होंने 11 विद्वानों का भी उल्लेख किया अपनी किताब में, जिनके द्वारा उनको सभी राजाओं की क्रमानुसार सूची मिली थी। उन 11 विद्वानों का भी नाम है। उन्होंने अनुसूचियों, परंपराओं और इस क्षेत्र पर लिखी गई प्रमुख रचना जैसे नीलमत पुराण का भी उपयोग किया है। जो परंपराएं थी या जो किंवदंतियाँ थी, उन सभी को भी नीलमत पुराण का भी उपयोग किया है। लेखन में भूमिदाय, धर्मदाय के बारे में अभिलेखों से जो सूचनाएं मिली उसका उपयोग किया गया है। तो उनके लेखन में जो भूमिदाय और धर्मदाय के बारे में जो भी चीज़ें अभिलेखों से मिली थी, उन सभी का उपयोग किया है। कल्हण की चौथी तरंग में
अभी हमने उसके सभी 8 तरंग के बारे में पढ़ा था। तो कल्हण की जो चौथी तरंग है उसके अंतिम भाग में अपने समय तक की काल गणना और इतिहास सामग्री विस्तृत और विश्वसनीय है, जो 813 14 ईस्वी से 1146 50 ईस्वी तक है, जिसको कि 3886 अलौकिक शक से 4225 अलौकिक शक माना गया है। ये जो चौथा तरंग है, हमने देखा था 1 से 3, फिर 4 से 6 और 7 8, ये जो अलग अलग भाग थे, तो उसमें जो काल गणना की गई है वो बहुत ही विश्वसनीय है, सटीक है। कल्हण ने प्राचीन राजाओं के प्रतिष्ठा शासन, वास्तु शासन, प्रशस्ति पट, शास्त्र लेख, भग्नावशेष, सिक्के, लोक श्रुति आदि पुरातात्विक साधनों से लाभ उठा करके गवेषणात्मक प्रयास किया है। कल्हण ने जो भी प्राचीन चीज़ें मिली या जो भी उनको सिक्के मिले, श्रुति लोक श्रुति मिली या पुरातात्विक साधन मिले, उन सभी से लाभ उठा करके एक अच्छा प्रयास किया है, एक अच्छी किताब हम सब के सामने लाए, जिससे हमको ये इतिहास लेखन में, इतिहास के पठन पाठन में भी आसानी रहती है। उन्होंने अपने युग अवस्थाओं और व्यवस्थाओं पर बेबाक टीका टिप्पणी भी की है। उन्होंने बेबाक टीका टिप्पणी की है, यानी वो कहीं किसी के सामने मैं इसके बारे में ऐसा क्यों बोलूँ या ये ऐसा वो क्या समझेगा, ऐसा नहीं। उन्होंने बेबाक बिना किसी डर के टीका टिप्पणी की है सभी चीज़ों पर, अवस्थाओं व्यवस्थाओं पर। अपने आश्रयदाता महाराज जयसिंह के गुण दोष का भी चित्रण किया है। उनके जो आश्रयदाता थे महाराज जयसिंह, जिनके काल में किताब लिखी, तो उनका भी गुण और दोष का चित्रण किया है, जो कि तरंग 8 के श्लोक 1550वें में है। उसमें भी अनुपम तटस्थता से किया है, यानी इसमें भी कहीं पर भी उनका पक्षपात नहीं रहा है। तो कल्हण की राज तरंगिणी की ये प्रमुख विशेषता है कि उन्होंने पक्षपात नहीं किया किसी भी राजा के साथ, किसी अन्य शासक के साथ। जो भी कहा वो बेबाक टीका टिप्पणी सहित कहा है। दोस्तों, ये था कल्हण की राज तरंगिणी। अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना। धन्यवाद।